Let us see our next question. The following annual figures related to XYZ company. Sales 36 lakhs at 2 months credit. अच्छा, यानी हमको ऐसा दे रखा है कि एवरेज कलेक्शन पीरियड है 2 महीना. ACP एवरेज कलेक्शन पीरियड है 2 महीना. मटेरियल कंजम्पशन 9 lakhs. सप्लायर्स ग्रांट एक्सटेंड 2 months क्रेडिट. अच्छा, यानी हमारा एवरेज पेमेंट पीरियड है 2 महीना. वेजेस पेड 7,20,000 मंथली इन एरियर. अच्छा, यानी एवरेज पेमेंट पीरियड है वापस 1 महीना. मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर 80,000. दीज आर कैश एक्सपेंसेस पेड 1 month इन एरियर. अच्छा, वापस एवरेज पेमेंट पीरियड है 1 महीना. टोटल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस पेड एज अबाउट. अच्छा, वापस इसका 1 महीना ही है एवरेज पेमेंट पीरियड 2,40,000 रुपए. सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस पेड क्वार्टरली इन एडवांस. क्वार्टर का मतलब क्या होता है? 1/4. तो एक क्वार्टर में कितने महीने आएंगे? 12 डिवाइड बाय 4 यानी कि 3 महीना. सो मैं यहां पे लिख रहा हूं टाइम पीरियड 3 महीना. The company sells its product on gross profit of 25%, accounting depreciation as a part of the cost of the production. It keeps 1 month stock of each raw material and finished goods. यानी हमारा रॉ मटेरियल का होल्डिंग पीरियड है 1 महीना और फिनिश गुड्स का होल्डिंग पीरियड है वापस 1 महीना. कैश बैलेंस इज एन अमाउंट ऑफ ₹1 lakh. Assuming 20% सेफ्टी मार्जिन. अच्छा, यहां पे वापस हमको मार्जिन फॉर कंटिजेंसीज रखना है. वर्कआउट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी ऑन क्या दे रखा है? कैश कॉस्ट बेसिस. यानी जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं लाइक वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट डिप्रीशिएशन एंड विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट प्रॉफिट इन डेटर्स, वो यहां पे दे रखा है. इग्नोर WIP यानी वर्किंग प्रोग्रेस को इग्नोर करना है, ऐसा हम लोग समझते हैं. आई वॉन्ट यू टू टेल मी आफ्टर गोइंग थ्रू द क्वेश्चन दैट से क्या ये नया कंपनी है या ये एग्जिस्टिंग कंपनी है. फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये नया कंपनी है ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इसको हम लोग एग्जिस्टिंग कंपनी समझेंगे. चलो प्लीज राइट डाउन आंसर. Directly or indirectly, comma, it has not been given, comma, that it is a new company, comma, so we assume that it is an existing company. Full stop. One more question before we proceed further. जैसे यहाँ पे हमको ऐसा दे रखा है that the raw material holding period is 1 month. Anybody can tell me कि रॉ मटेरियल का स्टॉक क्या होगा, क्योंकि रॉ मटेरियल कंजम्पशन दे रखा है और रॉ मटेरियल का होल्डिंग पीरियड दे रखा है. तो स्टॉक क्या होगा? राइट योर आंसर इन द चैट बॉक्स. वी अंडरस्टैंड इट इज वेरी सिंपल. भाई देखो 9 लाख रुपए का हमारा कंजम्पशन है. यूज अ कैलकुलेटर अलॉन्ग विद मी. डिवाइडेड बाय 12
तो एक महीने का कंजम्पशन आ जाएगा 75,000 और हम लोग एक महीने का ही रॉ मटेरियल का इन्वेंटरी रखते हैं। इट मीन्स दैट से हमको इनडायरेक्टली ऐसा दे रखा है कि हमारा रॉ मटेरियल का स्टॉक होगा an amount of 75,000. Of course, so this is the closing stock of raw material, that is 75,000. Anybody can tell me that, so what would be the opening stock of raw material? Write your answer in the chat box. We understand that since it is an ongoing company, तो हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते that से ओपनिंग स्टॉक जीरो होगा। हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग ऐसा बोलेंगे that से जितना क्लोजिंग स्टॉक है उतने के उतना ही हमारा ओपनिंग स्टॉक होगा, क्योंकि पिछले साल हमने इतना क्लोजिंग स्टॉक रखा होगा। सो फॉर एन ऑनगोइंग कंपनी हम लोग ऐसा समझते हैं कि जो भी हमारा ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है, जो भी हमारा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है, वो दोनों सेम है। इसलिए जो भी हमारा रॉ मटेरियल का कंजम्पशन है उतना का उतना ही हमारा रॉ मटेरियल का परचेस होगा, ऐसा हम लोग समझते हैं। Why? Because say the opening stock and the closing stock of the raw material are same. That is the reason. So friends, for an ongoing company ऐसा assume किया जाता है कि जो भी हमारा opening stock होगा और closing stock होगा वो same होगा in respect of raw material, in respect of WIP and even in respect of finished goods. ये क्वेश्चन में तो हमको WIP इग्नोर ही करना है, पर अगर हमको कोई क्वेश्चन में कंसीडर भी करना है तो भी हम लोग ऐसा ही अज्यूम करते हैं कि ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक दोनों सेम होगा। चलो सेकंड पॉइंट लिखो, इन रिस्पेक्ट ऑफ एन ऑनगोइंग कंसर्न, कॉमा we assume that opening stock and closing stock are same. Full stop. With paragraph write down. Hence, raw material consumption equals to raw material purchase. Full stop. Cost of goods produced comma itself is cost of goods sold. Full stop. Next point, for an ongoing concern, comma we compute working capital requirement in following sequence. One, cash cost of sales. Two, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। ऐसा हम लोग ये दो स्टेप में आंसर करेंगे।
अभी हम लोग आंसर लिखते हैं। स्टेप नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ कैश कॉस्ट ऑफ सेल्स। Column number 1 is particulars. Column number 2 is amount. हम लोग शुरू करेंगे डायरेक्ट मटेरियल कंजम्पशन से, जो हमको क्वेश्चन में दे रखा है 9 लाख। फिर हमको दे रखा है डायरेक्ट वेजेस 7,20,000। फिर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है ना वो इंस्टीट्यूट पब्लिकेशन से है, और यहां पे मैंने लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन को चेंज नहीं किया। देखो, उन्होंने यहाँ पे टॉप ऑफ द टेबल पे क्या दे रखा है, द फॉलोइंग आर द एनुअल फिगर्स, यानी मैं ऐसा समझूंगा कि पूरा का पूरा ईयरली इंफॉर्मेशन है। फिर ये 80,000 के सामने क्या लिख दिया, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी इतना अमाउंट आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर है, और इसका लाइक वी पे मंथली इन ईयर, यानी ये 80,000 रुपीज एक महीने का है, तो पूरे साल का खर्चा कितना होगा, ऐसा करके फिर उन्होंने आंसर दिया है। सी, ये स्टेटमेंट सही है, उसके हिसाब से आंसर भी सही है, पर एक्चुअली ये हेडिंग ऐसा नहीं देना चाहिए था। कोई बात नहीं है, वी अंडरस्टैंड ऐसे हमको इस हिसाब से करना है आंसर। तो 80,000 रुपीज एक महीने का है, तो पूरे साल का क्या होगा, 9,60,000, ऐसा हम लोग समझते हैं। फिर क्या आएगा, कैश कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड। सब प्रोड्यूस एंड सोल्ड साथ में क्यों लिखा, क्योंकि ओपनिंग और क्लोजिंग फिनिश गुड सेम है। सो वी अंडरस्टैंड 9 lakhs plus 7,20,000 plus 9,60,000, that comes to 25,80,000। अच्छा, फिर हमको दे रखा इंफॉर्मेशन किसका, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस का और सेलिंग एक्सपेंसेस का। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 2,40,000, एड सेलिंग एक्सपेंसेस 1,20,000। तो ये क्या हो जाएगा, कैश कॉस्ट ऑफ सेल्स से डेप्रीशिएशन को इग्नोर नहीं करना है भाई। डेप्रीशिएशन को कहाँ हम लोग कंसीडर करते हैं, उसका इंफॉर्मेशन जो दे रखा है उसको भी कंसीडर करने का जरूरत नहीं है। मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं कि उन्होंने क्या दे रखा है। एग्जामिनेशन में ऐसा कुछ भी लिखने का जरूरत नहीं है। क्या दे रखा है वो मैं आपको समझाता हूं। द कंपनी सेल्स इट्स प्रोडक्ट ऑन ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 25%, अकाउंटिंग डेप्रीशिएशन एज पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अच्छा, सेल्स वैल्यू कितना दे रखा है, सेल्स वैल्यू दे रखा है 36 लाख। उसका बाइफर्केशन होगा 25% और 75%। 25% हमको क्या दे रखा है, ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है, कितना हो जाएगा, 9 लाख। दैट इज 36 lakhs into 25%। बचा कितना, 75%। वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। हमारे एग्जाम्पल में कितना होगा, 27 लाख।
लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन क्लियरली दे रखा है, दैट से अकाउंटिंग डिप्रीशिएशन एज पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यानी इसमें क्या होगा कि डिप्रीशिएशन इंक्लूडेड है। देखो हम लोग ऐसा समझ सकते हैं लॉजिकली कि ये 25,80,000, अच्छा तो ये कैश एक्सपेंसेस हुआ, सो दीज आर द कैश एक्सपेंसेस। 27 lakhs माइनस 25,80,000, तो बाकी का क्या बचा, 1,20,000। ये 1,20,000 रुपये क्या होगा, ये 1,20,000 होगा डिप्रीशिएशन का, ऐसा हम लोग समझते हैं। दिस इज ओनली फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग दैट आई हैव रिटन ओवर हियर। हमको एग्जामिनेशन में ऐसा कुछ भी वर्किंग करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि डिप्रीशिएशन अगर हमको दे भी रखा होता है तो भी उसको हम लोग एक्सक्लूड करते हैं, तो भी हम लोग उसको कंसीडर नहीं करते हैं। पर ये सिर्फ आपके समझने के लिए कि वो लाइन क्या दे रखा है, ये मैंने लिखा है। दिस इज नॉट सपोज टू बी रिटन बाय यू। ये जो कैश कॉस्ट ऑफ द सेल्स है उसी को हमें लाइक इंपॉर्टेंस देना है। यहाँ पे सर आपने फिनिश गुड्स नहीं लिखा, अरे भाई ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों सेम है, तो उन दोनों का इफेक्ट एक दूसरे के सामने चला जाएगा। WIP 0 है, अगर है तो भी नहीं लिखने का है, क्यों, क्योंकि वो ओपनिंग और क्लोजिंग सेम है ऐसा हम लोग अज्यूम करते हैं। दैट इज द रीजन से वी कैन डायरेक्टली स्टार्ट विद द कैलकुलेशन ऑफ द कैश कॉस्ट ऑफ द सेल्स, जिसमें डिप्रीशिएशन एक्सक्लूड किया जाएगा इन केस ऑफ कैलकुलेटिंग द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर एन एग्जिस्टिंग कंपनी। तो ये कैलकुलेशन करने के बाद डायरेक्टली हम लोग स्टेप नंबर 2 वर्किंग कैपिटल का कैलकुलेशन करेंगे। स्टेप नंबर 2 वर्किंग कैपिटल। So I request all of you to do answer of the working capital and put your answer in the chat box. Let us see how to make the calculation. सबसे पहले रॉ मटेरियल स्टॉक कैसे किया जाएगा, रॉ मटेरियल कंजम्पशन डिवाइडेड बाय 12 months into raw material holding period। अच्छा पूरे साल का हमारा कंजम्पशन कितना है, 9 लाख रुपए का है, और रॉ मटेरियल का होल्डिंग पीरियड कितना है, 1 महीने का है। दैट इज रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड इज 1 month। सो दिस इज 9 lakhs डिवाइडेड बाय 12 इंटू क्या करेंगे, 1 करेंगे, तो स्टॉक कितना हो जाएगा, 75,000। नेक्स्ट WIP स्टॉक 0, क्योंकि यहां पे दे रखा है, जैसे WIP को इग्नोर करो, ठीक है। फिनिश गुड्स का स्टॉक कैसे किया जाएगा, सिंपल है, COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय 12 months इनटू फिनिश गुड्स होल्डिंग पीरियड। COGS कितना है हमारा COGS है an amount of rupees 25,80,000 on cash cost basis of course, divided by 12 months, तो ये 1 महीने का आ जाएगा, मल्टीप्लाई विथ फिनिश गुड्स होल्डिंग पीरियड दे रखा है हमको वापस 1 महीने का into 1 month। $25,80,000 divided by 12, $2,15,000।
उसके बाद हम लोग लिखेंगे डेटर्स। क्या लिखा जाएगा? कैश कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल्स divided by 12 months into average collection period. Whether certain portion of the sales is on cash? No. तो ठीक है, जो भी हमारा कैश कॉस्ट ऑफ द सेल्स आया है वो पूरा का पूरा कैश कॉस्ट ऑफ द क्रेडिट सेल्स हो जाएगा 29,40,000 डिवाइडेड बाय क्या करो 12 मंथ्स इनटू क्या करेंगे एवरेज कलेक्शन पीरियड जो हमको टेबल में ही दे रखा है, इट इज से 2 मंथ्स। एवरेज कलेक्शन पीरियड दे रखा है, इट इज 2 मंथ्स। $29,40,000 divided by 12 into 2, that is 4,90,000. Cash and bank. It is an amount of rupees 1 lakh. एडवांस चेक से नहीं, प्रीपेड एक्सपेंसेस से हाँ है। सो प्रीपेड सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस कैसे किए जाएंगे? इट इज सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस जो हमको क्वेश्चन में दे रखा है वो पूरा साल का दे रखा है ना। हेडिंग इज वेरी क्लियरली प्रोवाइडेड, इट इज एनुअल डिवाइडेड बाय 12 मंथ्स इनटू 3 मंथ्स। सर 3 मंथ्स कैसे आया? क्वार्टर का मतलब होता है 1/4। एक साल में 12 महीने हैं तो 12 महीने का 1/4 क्या होगा? 3 महीना। तो पूरे साल का हमको खर्चा दे रखा है क्वेश्चन में 1,20,000 रुपए। सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस पेड क्वार्टरली इन एडवांस, यानी क्या होगा? 3 महीने का एडवांस। 1,20,000 पूरे साल का है डिवाइडेड बाय 12 मंथ्स, तो ये 1 महीने का आ जाएगा और हम लोग 3 महीने का एडवांस पे पढ़ते हैं, सो इनटू 3 हो जाएगा, दैट कम्स टू 30,000। ये हमारा हो जाएगा से ऑलमोस्ट सारा करंट असेट्स। फिर हम लोग लिखेंगे करंट लायबिलिटीज, जिसमें शुरुआत करेंगे हम लोग क्रेडिटर्स फॉर रॉ मटेरियल। वापस हमारा सिंपल फॉर्मूला है, इट इज एनुअल क्रेडिट परचेस डिवाइडेड बाय 12 मंथ्स इनटू एवरेज पेमेंट पीरियड। पूरे साल का परचेस कितना है वो लिखते हैं हम लोग, इट इज क्लोजिंग प्लस कंजम्पशन माइनस ओपनिंग, तो ये क्या आ जाएगा? परचेस आ जाएगा डिवाइडेड बाय 12 इनटू एवरेज पेमेंट पीरियड। देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमको, दैट सर सप्लायर्स एक्सटेंड 2 मंथ्स क्रेडिट, यानी एवरेज पेमेंट पीरियड है 2 महीना। See, for an ongoing concern, we understand that the opening and closing are same. तो ये दोनों एक दूसरे के सामने कैंसिल हो जाएगा। So our consumption itself is purchase. That is an amount of rupees 9 lakhs divided by 12 into 2, that is divided by 6. कई बार स्टूडेंट्स का मुझे ऐसा क्वेश्चन होता है कि सर कई बार ये लोग क्या है ना सजेस्टेड आंसर में कंजम्पशन को ही परचेज ले लेते हैं और कई बार कंजम्पशन में क्लोजिंग ऐड करके परचेज लेते हैं। ऐसा क्यों? उसका रीजन होता है, नए कंपनी में ओपनिंग स्टॉक 0 होने की वजह से कंजम्पशन प्लस क्लोजिंग इज परचेज, जबकि ऑनगोइंग कंपनी के लिए से ओपनिंग और क्लोजिंग सेम है, इसलिए कंजम्पशन ही परचेज हमारा। तो 9 लाख डिवाइडेड बाय 6, 1,50,000 रुपए। That is the way the creditors for raw material is calculated. उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? Creditors for expenses.
हमको एक्सपेंसेस दे रखे हैं, उसमें कौन कौन सा दे रखा है, वेजेस दे रखा है, क्या दे रखा है, उसका एवरेज पेमेंट पीरियड है 1 महीना। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस दे रखा है, उसका भी कोइंसिडेंटली 1 महीना ही है। एडमिनिस्ट्रेशन, उसका भी पेड एज अबाउट यानी उसका भी 1 महीना ही है। इसलिए जल्दी से इन तीनों का ऐड करके हम लोग क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंसेस कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर ये टाइम पीरियड अलग अलग होता तो सबके लिए अलग अलग वर्किंग करने का। सो नॉट समथिंग विच इज वेरी डिफिकल्ट और वेरी कॉम्प्लिकेटेड। सो वी अंडरस्टैंड एंड से डायरेक्ट वेजेस प्लस मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस plus administration expenses whole divided by 12 months into average payment period, ऐसा हम लोग समझते हैं। डायरेक्ट वेजेस कितना दे रखा है, इट इज प्रोवाइडेड टू अस एज 7,20,000। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हमने कंप्यूट किया है 9,60,000। एडमिनिस्ट्रेशन हमको दे रखा है 2,40,000 होल डिवाइडेड बाय 12 मंथ्स। इनटू एवरेज पेमेंट पीरियड कितना है, 1 महीना। सो वी अंडरस्टैंड दैट्स ओवर हियर 7,20,000 प्लस 9,60,000 प्लस 2,40,000 डिवाइडेड बाय 12। सो क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंसेस आएगा 1,60,000। From current assets, the current liabilities will be deducted to compute the working capital before safety margin। यहाँ पे दे रखा है सेफ्टी मार्जिन या मार्जिन फॉर कंटिजेंसीज भी बोला जाता है। एड सेफ्टी मार्जिन वो कितना है, 20% है। उसके ऊपर से क्या करेंगे, टोटल वर्किंग कैपिटल कैलकुलेशन। ऐसा करके we are required to prepare such the working capital requirement. So final answer, stock of raw material 75,000 plus WIP 0 है, फिनिश गुड्स का स्टॉक है 2,15,000, डेटर से 4,90,000, कैश एंड बैंक है 1,00,000, प्रीपेड सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस है 30,000। तो ऑलमोस्ट सारे करंट एसेट्स आ गए, माइनस 1,60,000 क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंसेस। माइनस 1,60,000 क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंसेस। तो वर्किंग कैपिटल बिफोर सेफ्टी मार्जिन कम्स टू 6 लाख। फिर हम 20% सेफ्टी मार्जिन ऐड करेंगे इसमें, तो 6 लाख इंटू 20%, 1,20,000 और फाइनल आंसर हमारा होगा 7,20,000। This is the way we will have the working capital requirement to be calculated for an existing company. This is what we understand. सो फ्रेंड्स ओवर हियर फाइनली हम लोग कुछ ऐसा कंक्लूजन ले सकते हैं। ये नया टाइप का क्वेश्चन था कि जिसमें हमको ऐसा दे रखा था दैट से इट इज एन एग्जिस्टिंग कंपनी। सबसे पहले मैंने आपको नोट लिखवाया कि कुछ भी नहीं दे रखा है रिगार्डिंग दैट से इट इज अ न्यू कंपनी, तो हम लोग एग्जिस्टिंग कंपनी अज्यूम करते हैं। ऑनगोइंग कंसर्न के लिए हमेशा ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक सेम माना जाएगा, तो जो भी रॉ मटेरियल का कंजम्पशन है वही का वही परचेस होगा, जो भी कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड है वही का वही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगा। देन वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए सिर्फ 2 ही स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में कैश कॉस्ट ऑफ द सेल्स और दूसरे में वर्किंग कैपिटल का कैलकुलेशन। कैश कॉस्ट ऑफ द सेल्स का वर्किंग हमने किया है बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन। सिर्फ ये मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस का जो इंफॉर्मेशन दे रखा था वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, सो जस्ट बी केयरफुल। रेस्ट ऑफ द वर्किंग इज वेरी सिंपल।
फिर वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट हमने शुरू कर दिया। रॉ मटेरियल का स्टॉक बेस्ड ऑन द होल्डिंग पीरियड प्रोवाइडेड टू अस, WIP है नहीं। फिनिश गुड्स का स्टॉक बेस्ड ऑन द फिनिश गुड्स होल्डिंग पीरियड प्रोवाइडेड टू अस। डेटर्स का वैल्यूएशन यूजिंग द एवरेज कलेक्शन पीरियड एंड कैश कॉस्ट ऑफ द क्रेडिट सेल्स। कैश एंड बैंक सिंपल दे रखा है। सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस हमने एडवांस में पे किया है। देन क्रेडिटर्स फॉर रॉ मटेरियल इज 1,50,000। क्रेडिटर्स फॉर रॉ मटेरियल के लिए हम लोग समझते हैं इंपॉर्टेंटली जो कंजम्पशन है वही का वही परचेस है। क्यों? क्योंकि ओपनिंग और क्लोजिंग सेम है। क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंसेस अगेन उसके लिए इंफॉर्मेशन है। वर्किंग कैपिटल बिफोर सेफ्टी मार्जिन ऐड करो और ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा।